बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर हाफिज़ से होंगे। आज हमारा CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें मॉड्यूल 11 से लेके मॉड्यूल 15 तक ये 5 मॉड्यूल्स को अच्छे से कवर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इनके तमाम कंसेप्ट्स को देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक हमारी इस वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए आज के मॉड्यूल 11 को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बिट्स क्या होती हैं दोस्तों? बिट्स बेसिकली आपकी 0-1 की फॉर्म के अंदर एक रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। यानी आपने लिखा, लेट्स से आपने लिखा खिज़र, ठीक है। अब दोस्तों ये खिज़र जो है, ये कंप्यूटर खिज़र नहीं समझता। कंप्यूटर आपकी कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता। आप कोई भी लैंग्वेज लिखो, आप इंग्लिश लैंग्वेज लिखो, आप उर्दू लैंग्वेज लिखो, कोई भी लैंग्वेज लिखो, तो कंप्यूटर इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। बेसिकली कल क्या होता है, हम जब खिज़र लिखा ना, मैंने इंग्लिश में लिखा खिज़र, अब ये खिज़र जो है ये कन्वर्ट होगा पहले बिट्स के अंदर, यानी 1 1 0, उसके बाद 0, फिर 1, फिर 0, ऐसे। लेट्स से फर्स्ट कर लेते हैं खिज़र को उसने कन्वर्ट किया जब बिट्स के अंदर, तो ये बिट्स जनरेट हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इन बिट्स को जो है आपका कंप्यूटर समझता है, ठीक है। यानी जिसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, जिसमें 0 1 0 1 0 1 नहीं होता है। तो बेसिकली आपका ये जो बाइनरी सिस्टम होता है ना, इसको ही कंप्यूटर समझता है, इसको ही अंडरस्टैंड करता है। तो जब भी आप कोई चीज़ लिखते हो ना कंप्यूटर के अंदर, तो बेसिकली उसे पहले कन्वर्ट किया जाता है अपने बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर, यानी बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। फिर उस बाइनरी लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। अब यहाँ पे ये जो आपको एक बिट नज़र आ रही है, ये तो पूरी बाइनरी है ना, 0 1 0 1 की फॉर्म है। अब यहाँ पे जो एक आपको ये जो 0 नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ अ बिट, दिस इज़ अ बिट, एंड दिस इज़ एन अदर बिट, दिस इज़ एन अदर बिट, दिस इज़ एन अदर बिट, ठीक है। तो ये सारी क्या है, सिंगल बिट्स हैं। तो इसी को वो कह रहा है बिट। तो बिट वो कह रहा है यहाँ पे जो आपकी सिंगल 0 या 1 वैल्यू होती है ना, इसको वो क्या मानता है, एक बिट मानता है। तो इन्फॉर्मेशन इज कोड, तो ये कह रहा कहता है कंप्यूटर ऑल काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज स्टोर इन बिट्स, कि आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है बिट्स की फॉर्म के अंदर, ठीक है। और ये जो सिंगल आपकी वैल्यू है ये बिट कहलाती है। देन कहता है बेसिक्स बिट्स, कहता है इन्फॉर्मेशन इज कोडेड एज पैटर्न ऑफ 0 और 1, यानी आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो 0 और 1 की फॉर्म के अंदर जो है वो स्टोर की जाती है। शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स, कहता है हमारे जो है ना वो बाइनरी डिजिट्स की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1। 1 बिट कैन कंटेन ओनली 1 वैल्यू, 0 और 1, यानी कहता है आपकी जो एक बिट होती है ना, आपकी जो एक बिट होती है वो एक ही वैल्यू कंटेन कर रही होती है, या 0 या 1, या 1 या 0, या 1 या 0, यानी एक टाइम में उसके पास सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, या 0 होगी या फिर 1 होगी। तो इसी को हम बिट कहते हैं, ठीक है जी। ये वो आपको कह रहा है, कहता है व्हाट बिट्स कैन रिप्रेजेंट्स, कहता है ये जो बिट्स होती हैं, ये जो आप बिट लगा रहे हो 0 1 1 1 1 0 0 1 1, कहता है ये रिप्रेजेंट कर रही होती हैं किसी स्पेसिफिक आपकी टास्क को। लेट्स से ये देखें, ये मान लें ये जो बिट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं मेरे खिज़र नाम को। तो यहाँ पे आपकी जो बिट्स होती हैं ना वो बेसिकली डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट कर देती है, जैसे रिप्रेजेंटिंग नंबर्स, आपके नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देती हैं। लेट्स से आपने लिखा 15। अब इस 15 को हम क्या करेंगे, बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। इसी तरह टेक्स्ट, आपका कोई टेक्स्ट, जिस तरह खिज़र एक टेक्स्ट है, आपके टेक्स्ट को बिट्स जो है रिप्रेजेंट कर देती हैं। उसके बाद ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ETC, तो ये सारी चीज़ों को हम कंप्यूटर के अंदर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बिट्स की फॉर्म के अंदर, यानी 0 1 0 1 की फॉर्म के अंदर। इन चिप इलेक्ट्रिक चार्ज 0 और 1, कि हमारी जो चिप होती है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है 0 1 0 1 की फॉर्म के अंदर। बिट्स यूनिट्स, कहता है बिट्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, बिट्स का यूनिट कहता है हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, जैसे बाइट यूनिट होता है, किलो बाइट होता है, जिसे हम KB कहते हैं, फिर MB होता है, GB होता है, टेराबाइट होता है। अब दोस्तों जो 1 बाइट होती है ना, 1 बाइट ये 8 बिट्स के इक्वल होती है, यानी एक बाइट के अंदर, 1 बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। ये MCQs के लिए आते बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, यह आपने अच्छे से रेडी कर लेना कि एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। 1 किलो बाइट के अंदर 1024 बाइट्स होती हैं। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स थी, 1 किलो बाइट 1 KB के अंदर कितनी बाइट्स होगी, 1024 बाइट्स होगी। अगर आपने बिट्स निकालनी होगी 1 KB के अंदर कितनी बिट्स हैं, तो दोस्तों आप सिंपल
एक किलो 1 KB में कितनी बाइट्स होती हैं? 1024। 1024 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास बिट्स आ जाएंगी 1 KB के अंदर। उसके बाद 1 मेगाबाइट यानी 1 MB के अंदर 1024 KB यानी किलो बाइट्स होती हैं। 1 गीगाबाइट्स के या 1 GB के अंदर 1024 MBs होती हैं यानी मेगाबाइट्स होती हैं। उसके बाद 1 टेराबाइट्स के अंदर 1024 GB यानी गीगाबाइट्स होती हैं। ठीक है, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद पैटर्न्स यूजिंग बिट्स, कहते हैं हम बिट्स का पैटर्न भी बना सकते हैं। लेट्स से आपके पास सिर्फ एक ही बिट, फर्ज करें आपके पास एक ही डिजिट है, मैं आपको अब यहाँ पे करवाता हूँ। लेफ्ट से आपके पास है एक बिट, फर्ज करें 1 है, ठीक है, एक ही बिट है, 1 बिट है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको या तो हम 0 के साथ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या 1 के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसका पैटर्न हो सकता है। पैटर्न समझते हैं ना कि एक चीज़ को आप कितनी डिफरेंट सिचुएशन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 बिट को अगर मेरे पास फ़र्ज़ करें एक बिट है तो उसका मतलब क्या है, या तो उसमें 0 होगा या उसमें 1 होगा। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास 2 बिट्स हैं तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? फ़र्ज़ करें मेरे पास 2 बिट्स हैं, दो बिट्स हैं तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? पहला फ़र्ज़ करें वो 0 हो सकता है, फिर वो 0 1 हो सकता है। सॉरी, मैं यहाँ पे ऐसे करके दिखाता हूँ आपको, ये ऐसे नहीं करके। अच्छा, फ़र्ज़ करें वो पहला जो है वो 0 और दूसरा भी 0 हो सकता है। उसके बाद क्योंकि 2 बिट्स है ना, 2 बिट्स का मतलब क्या है? एक अलग बिट है और एक अलग बिट है, तो 1 बिट एंड अदर बिट्स। तो इसका आसान तरीका भला क्या होता है? इससे भी आसान तरीका आपको बताऊँ तो 2 बिट्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहली जो लेफ्ट साइड वाली बिट है उसको पहली फॉर्म क्या हो सकती है? 0 1, ठीक है, और दूसरी फॉर्म जो हो सकती है उसकी क्या हो सकती है? 0 0, फिर क्या होगी? 0 1, फिर क्या होगी? 1 0, फिर क्या होगी? 1 और 1। तो ये इसके सूटेबल कम्बिनेशन हैं, यानी ये इतने कम्बिनेशन बन रहे हैं 2 बिट्स के, यानी दोनों बिट्स पहली दफ़ा 0 0 होंगी, दूसरी दफ़ा एक 0 दूसरी 1, फिर नेक्स्ट टाइम पहली 1 दूसरी 0, इस तरह से कम्बिनेशन वो बता रहा है आपको। तो बेसिकली यही बता रहा है, कहता है नंबर ऑफ पैटर्न्स, कि अगर आपके पास एक बिट है तो उसके पॉसिबल कम्बिनेशन कितने बनेंगे? उसके पॉसिबल कम्बिनेशन सिर्फ 2 बनेंगे। अगर आपके पास 2 बिट्स हैं तो उसके पॉसिबल कम्बिनेशन कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। अगर आपके पास 3 बिट्स हैं तो उसके पॉसिबल कम्बिनेशन कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। अब मुझे कैसे पता चला कि इसके 3 बिट्स के पॉसिबल कम्बिनेशन 8 बनेंगे? तो दोस्तों बड़ा इजी आपको ट्रिक बताता हूँ। दोस्तों आपको जितनी बिट्स गिवन है ना उसकी आप 2 की पावर ले लो, 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स जितनी आपको गिवन है। फर्स्ट आपको बिट एक गिवन है तो 2 की पावर 1 ली तो जो आपका आता है 2 की पावर 1 लें जो आप आता है 2। तो देखें हमारे पास कितने पॉसिबल कम्बिनेशन बने थे? 2। फर्स्ट करें आपने फाइंड करना है कि अगर मेरे पास 7 बिट्स हों तो उसके कितने पॉसिबल कम्बिनेशन बनते हैं। तो सिंपल देखें, आप सिंपल 2 की पावर ले लें 7 तक, ठीक है। तो देखिएगा अगर मैं 2 की पावर 7 तक लूँ ना तो जवाब आता है 128। अब 128 कैसे आया? बेसिकली 2 की पावर 7 लेने का मतलब क्या होता है कि 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह 2 × 2 × 2 × 2, इस तरह 2 को 7 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करो तो जवाब आएगा 128। तो देखो इसका मतलब 128 कम्बिनेशन बनेंगे इस तरह इसके, ठीक है। तो देखें क्या यही आंसर है? ये देखें 128 कम्बिनेशन कहता बनेंगे। उसके बाद कहता है अगर आपके पास 8 बिट्स हैं तो उसके कितने कम्बिनेशन बनेंगे? 2 की पावर ले लो 8 तो जवाब आएगा 256, यानी 256 कम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। और ये देखें 256 कम्बिनेशन मान गया, ठीक है। तो ये इसका कम्बिनेशन का मतलब था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है जी फ़र्ज़ करो, कहता हम करते क्या हैं बेसिकली यही मैं आपको बता रहा था अभी ये 2 की पावर 0 क्या मतलब है, ठीक है। तो 2 की पावर अगर 0 लें जो आप आता है 1, 2 की पावर 1 लें जो आप आता है 2, 2 की पावर 2 लें जो आप आता है 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। तो इस तरह कहता है ये हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो ये है ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है इनकी कि 2 की पावर कितने तक लेंगे कि हमारे पास कितने कम्बिनेशन बनते हैं, तो इतने कम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें आपको कहा जाता है कि आपने ना 2 डेसिमल का 2 जो है ना वो बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? ये डेसिमल है, आपकी डेसिमल वैल्यू कैसे होंगी? आपकी डेसिमल वैल्यू कुछ इस तरह से होंगी। आपकी डेसिमल वैल्यू कैसे होंगी कि पहले 2 की पावर होगी 8, फिर 2 की पावर होगी 7, फिर 2 की पावर होगी 6, फिर इस तरह 2 की पावर ये चलते चलते चला जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनको वैसे रिप्रेजेंट आपको नज़र आ तो रहा है वहाँ पे कितनी पावर है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट उनकी वैल्यू लिखता हूँ। तो 256, उसके बाद 128, उसके बाद एक मिनट हट 256 नहीं, हाँ 128 से स्टार्ट होगा, 2 की पावर ये जाएगा 7 तक, हाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 की पावर 7 तक जाएगा। तो ये 128, ये आएगा 64, ये आएगा 32, ये आएगा ये आ जाएगा 2 की पावर कितने 32 से पीछे, हाँ 16,
और फिर 8 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा। तो इस तरह ये डेसिमल वैल्यूज़ होगी इनकी, ये डेसिमल वैल्यूज़ होगी हमारी। फर्स्ट करें अब आपने 2 रिप्रेजेंट करना है। 2 क्या रिप्रेजेंट करना है? बाइनरी के अंदर 2। तो देखें यहाँ पे 2 कहाँ पे है? ये 2 है, तो इसके नीचे आप क्या कर दोगे? 1 लगा दोगे, बाकी सबको 0 0 कर दो। तो दोस्तों इस तरह से हम बेसिकली ना आपके जब कंप्यूटर के अंदर वर्क हो रहा होता है ना, तो बेसिकली उसके बैक एंड पे ना ऐसे ये हमारे पास ऊपर डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं और उनके नीचे हम जो है ना उस पॉसिबल बॉक्स को 1 कर देते हैं जो हमने रिप्रेजेंट करना होता है। तो हमने क्या रिप्रेजेंट करना है? 2। तो 2 को नीचे मैंने 1 कर दिया, बाकी सबको मैं 0 कर दूंगा। तो इस तरह हम कम्बिनेशन ये ना रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट ये कौन सा कम्बिनेशन हो गया? 2 का ये रिप्रेजेंट क्या किया आपने? 2 की ऐसे रिप्रेजेंट हुआ क्योंकि जो 1 होता है ना वो बेसिकली स्क्रीन पे नज़र आ जाता है। तो स्क्रीन पे आ गया 2, तो ये 2 कैसे डिस्प्ले हुआ? क्योंकि 2 के नीचे 1 लगा हुआ था। तो जो 1 होता है वो रिप्रेजेंट जो वो शो आउटपुट शो होती है और जो बाकी 0 होते हैं वो शो नहीं होते। ठीक है, इसी तरह फ़र्ज़ करें आपने रिप्रेजेंट करना 65 को। अब यहाँ पे देखें 65 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे देखें सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू देखते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये सारी वैल्यूज ऐसे थी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? मुझे 65 रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे 64 है, तो 64 के मैंने 1 कर दिया। ठीक है, बाकी सबको मैंने 0 0 कर दिया। लेकिन मुझे तो 65 रिप्रेजेंट करना था, तो मैंने 1 को भी 1 कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हुआ ये कैसे हुआ। बेसिकली देखें 64 1 हुआ तो स्क्रीन पे शो क्या हुआ? स्क्रीन पे शो हो गया 64। उसके बाद 1 को 1 किया तो 1 भी साथ ऐड हो गया। तो यानी जो आपके 1 है ना वो सारे आपस में ऐड हो जाते हैं। तो 64 भी 1 था, 1 भी 1 था, तो 64 और 1 को उसने आपस में ऐड किया तो जवाब आया 65। तो इस तरह आपने रिप्रेजेंट कर दिया 65। तो इस तरह आपको समझ आ गई होगी कि जिसको हमने रिप्रेजेंट करना हो ना उसको हम 1 करके उन वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। ठीक है जी, तो यही बेसिकली ये शो कर रहा है आपको कि 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए उसने 2 के नीचे 1 कर दिया। उसके बाद उसने 65 रिप्रेजेंट करना था, तो देखें 64 को उसने 1 कर दिया और 1 को 1 कर दिया, बाकी सबको 0 0 कर दिया जैसे मैंने करके दिखाया। नेक्स्ट मॉड्यूल 12 आ गया, बूलियन ऑपरेशंस। बूलियन ऑपरेशंस क्या होते हैं दोस्तों? बूलियन अलजेब्रास आपने नाम सुना ही होगा, जिसमें बूलियन गेट्स होते हैं, एंड और नॉट। ठीक है, एंड ऑपरेटर क्या करता है? एंड ऑपरेटर दोस्तों मल्टीप्लिकेशन करता है। तो मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। मैंने आपको देखें काफ़ी डिटेल से चीज़ें समझा दी हैं, इतनी डिटेल से कोई भी नहीं समझाएगा आपको यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, मैंने आपको कितनी डिटेल से हर चीज़ वाज़ा की है। फर्स्ट करें अब आपने एंड ऑपरेटर देख रहे हैं दोस्तों। जो एंड गेट होता है ना, एंड गेट ये बेसिकली ना 2 चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई। अब आपको पता है यहाँ पे इनपुट्स हमारी किस फॉर्म में होती है? 0 1 0 1 0 1 की फॉर्म में। फर्स्ट करें आपके पास एक 1 है और एक 1 है, तो बताएं क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 1। 1 कैसे आएगा? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें जवाब आता है 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा ये। एंड ऑपरेटर बेसिकली मल्टीप्लिकेशन करता है, जितने भी इनपुट्स होती हैं ना उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करता है। तो चलें अब इसको यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखें कहता है जी एंड ऑपरेटर है और ये नंबर ऑफ इनपुट्स हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखते हैं इसकी आउटपुट कैसे ये निकाली है इसने। देखें 0 को 0 से, मैंने आपको अभी भी बताया एंड ऑपरेटर अब इनपुट्स को मल्टीप्लाई करता है। अब 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया जवाब आया 0। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें जवाब आता है 0। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें जवाब आता है 0। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें जवाब आता है 1। 1 × 1 = 1 होता है। ठीक है, तो ये इस तरह आउटपुट निकालिए। उसके बाद आर जो ऑपरेटर होता है ना, आर ये बेसिकली क्या करता है? आर ऑपरेटर आपका प्लस चीज़ों इनपुट्स को आपस में प्लस करता है। ठीक है जी, अब देखें कैसे आउटपुट आई है। देखें इसने 0 को 0 से प्लस किया जवाब आया 0, क्योंकि 0 को 0 से प्लस करें जवाब 0 ही आना है। उसके बाद दोस्तों 0 को 1 में प्लस किया जवाब आया 1। 1 कैसे आ गया? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास अगर 0 0 0 0 5 दफ़ा 0 0 उसमें आप एक भी 1 प्लस कर दें तो जो आपका होता है 1 आता है। तो यहाँ पे उसके बाद ये 1 को 0 में प्लस किया जवाब आया 1, 1 को 1 में प्लस किया जवाब आया 1। अब आप कहेंगे 1 को 1 से प्लस करें जवाब तो 2 आता है, लेकिन दोस्तों आपको पता है ना बाइनरी के अंदर सिर्फ यहाँ तो 0 होता है या 1 होता है, लिहाजा 1 को 1 से प्लस करेंगे जवाब 1 ही आना है, 2 नहीं आ सकता क्योंकि ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, उसके बाद एक्स आर कैसे वर्क करता है? एक्स आर दोस्तों जो होता है ना एक्स आर कैसे वर्क करता है? ये एक्स आर इस तरह से वर्क करता है। ये ना इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव आर। एक्सक्लूसिव आर वर्क कैसे करता है? इसमें अगर जो आपके पास इनपुट्स हैं, अगर फर्स्ट करें दो आपको इनपुट दी गई हैं, अगर वो दोनों डिफरेंट हों तो ये आपको आउटपुट 1 देगा। अगर इसके अंदर जो इनपुट्स हैं अगर वो सेम हो यानी 0 0 हो तो ये आपको आउटपुट 0 देगा। यानी ये सेम इनपुट्स के ऊपर आउटपुट 0 देता है, डिफरेंट इनपुट्स के ऊपर आउटपुट 1 देता है। और उसके बाद ये नॉट है ना, नॉट क्या करता है? ये बेसिकली अगर इसके बाद ये बेसिकली रिवर्स करता है। अगर इसको आपने 0 दिया ना तो ये 1 कर देगा, अगर आपने इसको 1 दिया तो ये उसको 0 बना देगा। तो चलें नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखें एक्स आर के अंदर देखें 0 0 एक्स आर क्या करता है? अगर सेम हो तो ये आउटपुट 0 देता है,
तो ये देखें इसने देखा इनपुट सेम है, ये देखें 0 0, इसने आउटपुट 0 दे दी। उसके बाद देखें 0 और 1 दोनों इनपुट्स डिफरेंट हैं, लिहाजा इसने आउटपुट 1 दे दी। 1 कैसे दी, मैंने आपको बताया कि अगर इनपुट्स डिफरेंट हों तो ये 1 देता है, अगर इनपुट्स सेम हो तो ये आउटपुट 0 देता है। उसके बाद नॉट कैसे वर्क करता है, नॉट बेसिकली अगर आपकी इनपुट्स 0 हो तो ये इसको 1 बना देता है, अगर 1 हो तो उसको 0 बना देता है। उसके बाद ये इन्होंने एक टेबल दिया हुआ है जिसको ये सॉल्व करके दिखा रहे हैं। इन्होंने हमें एक एल्गोरिथम दिया कहता है ये इसे सॉल्व करो। अब मैं आपको इसको यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ। चलें, यहाँ पे मैंने इसे बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब देखें ये मेरे पास इनपुट्स हैं, ये ए और बी इनपुट्स हैं, ठीक है। ये आप मान लें ये दोनों क्या हैं जी, इनपुट्स हैं, इनपुट्स, ठीक है। और ये क्या है, मेरे पास सारी की सारी आउटपुट्स हैं, ये सारी की सारी आउटपुट्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये इनपुट, ठीक है, ये इनपुट्स दो, इन इनपुट्स को देखते हुए आपने एंड का रिजल्ट निकालना है। अब देखें एंड कैसे वर्क करता है, ये मल्टीप्लिकेशन करता है। अब 0 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जवाब क्या आएगा 0, ठीक है। 1 इंटू 0 क्या होता है 0, यानी एंड ऑपरेटर तब ही आउटपुट ट्रू देता है, यानी 1 देता है जब इसके पास सारी इनपुट्स क्या हों 1 1 हों, क्योंकि 1 1 सारी 1 1 होंगी, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब क्या आएगा 1। तो अगर आपको पता मल्टीप्लिकेशन में अगर एक भी 0 आ जाए तो जवाब 0 हो जाता है। अब यहाँ पे देखें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो जवाब 0 आ गया, नीचे किया तो जवाब 0 आ गया, नीचे किया जवाब 1 आ गया, क्योंकि 1 इंटू 1 जवाब आया 1। उसके बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और उसके बाद नीचे यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये आप चाहे करके देख लें खुद कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है आपने, मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई के अंदर सिर्फ इन आउटपुट 1 तब ही आएगी जब दोनों इनपुट्स 1 1 होंगी। उसके बाद ये जो आ रहा है ये आपको पता प्लस करता है, इनपुट्स को आपस में प्लस करता है। और प्लस में क्या होता है, प्लस में अगर एक भी 1 आ जाए तो जवाब क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अब यहाँ पे देखें 0 + 1 जवाब आया 1, उसके बाद 0। ये मैं आउटपुट कहाँ से देख के निकाल रहा हूँ, ये 2 इनपुट्स हैं मेरे पास, इन्हीं 2 इनपुट्स को देकर आपने रिजल्ट निकालना है, ठीक है। आर के अंदर पहला 1 फिर 0 फिर उसके बाद 1 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद ये 1 और 0 आपस में प्लस हुए जवाब आया 1। ये नीचे ये 0 और ये 1 आपस में प्लस हुए जवाब आया 1, ठीक है। तो इस तरह 1 1 आंसर आ गया। उसके बाद एक्स और कैसे वर्क करता है ये आपको पता ना, कि अगर इसके बाद जो 2 इनपुट्स हैं अगर वो दोनों डिफरेंट हो ये 1 आउटपुट देगा। तो यानी यहाँ पे इसने 1 आउटपुट दे दी। उसके बाद ये दोनों ए और बी की इनपुट सेम है, लिहाजा इसने 0 आंसर दे दिया आपको। तो अगर सेम हो तो 0 देता है, अगर डिफरेंट हो तो आउटपुट 1 देता है। अब ये दोनों डिफरेंट है तो आउटपुट इसने 1 दे दी। उसके बाद नीचे दोनों सेम है, आउटपुट इसने 0 दे दी। फिर दोनों डिफरेंट है, फिर 1 दे दी, फिर दोनों डिफरेंट है, फिर 1 दे दी, फिर दोनों डिफरेंट है, फिर इसने 1 दे दी, और फिर दोनों नीचे क्या है डिफरेंट है तो इसने 1 दे दी, ठीक है आउटपुट। उसके बाद नॉट ए का मतलब क्या है, यानी ये ए की जो इनपुट है ना उसको रिवर्स उल्ट कर देगा, ठीक है। यानी ये सिर्फ नॉट जो होता है ना, नॉट ऑपरेटर, ये सिर्फ ए की इनपुट लेता है और उसको रिवर्स कर देता है। यानी 0 है तो इसको 1 बना देगा। यानी आपने इस कॉलम को मद्देनजर रख के नॉट ए का मतलब क्या है कि जो ए वाली इनपुट है ना उसको उसके ऊपर नॉट ऑपरेटर अप्लाई करो। तो पहले 0 है 1 हो जाएगा, फिर 0 है 1 हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा, ये 0 1 हो जाएगा, ये 1 और ये 1 0 0 हो जाएंगे, ये 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा जी 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, और फिर लास्ट पे 1 आ जाएगा। उसके बाद नॉट बी का मतलब क्या है, ये जो बी की इनपुट्स आपको मिल रही हैं इनको रिवर्स करो। तो यानी ये पहला 1 है तो 1 को 0 कर देगा, फिर ये 0 को 1 कर देगा, फिर 0 को 1 कर देगा, फिर 1 को 0 कर देगा, फिर 1 को 0 कर देगा, फिर 0 को 1 कर देगा, फिर 0 को 1 कर देगा और 1 को 0 कर देगा। तो इस तरह हमने पूरा ये टेबल सॉल्व कर दिया, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये सारा डिटेल्स मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट मॉड्यूल 13 आ गया, हेक्साडेसिमल नोटेशन। हेक्साडेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल दोस्तों एक नंबर सिस्टम है जिसके अंदर हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो यानी इसकी जो बेस होती है ना वो 16 होती है। मैं आपको अब डिटेल से करवाता हूँ इसके बारे में। चलिए नीचे आए, यहाँ पे दोस्तों हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है 16। बेस कहते हैं कि इसको किसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाए, जिस तरह आपको पता है ना बाइनरी की बेस क्या होती है 2 क्यों, क्योंकि उसमें 2 ही डिजिट्स होते हैं, या 0 या 1, तो उसको उसकी बेस 2 होती है। इसी तरह ऑक्टल की बेस क्या होती है 8 होती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर 8 बिट्स होती हैं, 8 डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 7 तक। डेसिमल की बेस 10 होती है क्योंकि उसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं। दोस्तों जितने बेसिकली आपकी किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं ना उतनी उसकी बेस होती है। तो देखिए जो हमारी होती है ना हेक्साडेसिमल, इसके अंदर कितने डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर कहाँ तक 15 तक। तो ये कितने हो गए 0 से 15 तक 16 डिजिट्स हो गए। तो ये लिहाजा इसकी बेस क्या होगी 16। अब दोस्तों 16 आप कैसे बनाओगे, अगर मैं आपको कहूँ 2 की पावर के साथ 2 की पावर कहाँ तक लेंगे 16 आए, तो आपको 2 की पावर अगर मैं 4 तक लूँ तो जो आप 16 आता है। इसका मतलब है
2 की पावर 4 का मतलब क्या है, यानी 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें ना, जवाब आएगा 16। इसका मतलब है दोस्तों जो हमारी डेसिमल वैल्यू होती है ना, डेसिमल इस तरह 0 से 15 तक, इसको हम हेक्सा में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हेक्सा में 0 को 0 से 0 लिखते हैं, 1 को 1 लिखते हैं, 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6, 7 को 7, 8 को 8, 9 को 8 और 9 को 9 हम लिखते हैं। उसके बाद आगे जाकर देखें, यहाँ तक सेम रहेगा, यानी डेसिमल का 0 से लेकर 9 तक हेक्साडेसिमल में भी इतना ऐसे ही रहता है। जबकि 10 को हम जो है कैपिटल A लिखते हैं, 11 को कैपिटल B लिखते हैं, 12 को कैपिटल C लिखते हैं, कैपिटल D, कैपिटल E, कैपिटल F। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं इनकी, समझ आ गई। तो ये हेक्साडेसिमल के अंदर ऐसे रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर अब आपको कि मुझे हेक्साडेसिमल की बाइनरी कैसे लिखते हैं वो बताओ, तो ये होगी हेक्साडेसिमल की ओरिजिनल वैल्यूज़, यानी 0 से लेकर 9 तक सेम, उसके बाद 10 से लेकर 15 तक A B C D E F रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर इसको बाइनरी में हम रिप्रेजेंट करें, यानी बाइनरी में कितने अच्छा अब ये देखना हमने कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी के अंदर कितने बिट्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों मुझे बताओ इसकी बेस क्या होती है, 16। तो 16 2 की पावर कहाँ तक लें, 16 आता है, 2 की पावर 4 तक लें तो 16 आता है। इसका मतलब है बाइनरी के अंदर हेक्साडेसिमल की किसी भी एक सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स यूज़ होती हैं बाइनरी के अंदर। और दोस्तों ये 4 बिट्स कैसे लिखी जाती हैं, बड़ा ही ईजी है। सिंपली आपने सिंपली मैं आपको इसका बताऊं कैसे ये लिखी जाएंगी। सबसे लास्ट पे आप स्टार्ट करो, 4 बिट्स है ना, तो सबसे लास्ट वाली जो सबसे राइट साइड वाली बिट है ना, सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करो। उसको पहले देखो 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, यानी एक दफ़ा 0 एक दफ़ा 1 लिखते जाओ, फिर 0, फिर 1, फिर 0 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 0 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 0 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 0 लिखो। सॉरी यहाँ पे ख़त्म हो गया ये, चलें यहाँ तक हो गया। तो ये देखो ये हमने कैसे किया, देख रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। मैं बहुत ही देखो आसान तरीका आपको बता दिया। अगर आपको फ़र्ज़ करिए आपको नहीं याद रहता कि इसे कैसे रिप्रेजेंट करना था, तो मैंने आपको बड़ा ही देखें आसान तरीका बता दिया। ठीक है जी। तो कैसे करना है, सबसे लास्ट वाली जो बिट होगी ना, चौथे नंबर वाली, उसको आपने कैसे लिखना शुरू कर देना, एक दफ़ा 0 एक दफ़ा 1, एक दफ़ा 0 एक दफ़ा 1। तो ये स्टार्ट 0 से करना है, 0 1 0 1 0 1। अब नेक्स्ट आपने जो दूसरी बिट है ना, यानी तीसरे नंबर वाली, ये पहले नंबर वाली बिट है, दूसरे वाली, तीसरे वाली, चौथे वाली, जो चौथे वाली बिट है उसको कहाँ से आपने स्टार्ट किया था, 0 से। और कैसे रिप्रेजेंट किया, 0 एक दफ़ा 0 एक दफ़ा 1 एक दफ़ा 0। अब देन आपने जब तीसरे वाली बिट पे आना है तो इसको कैसे लिखना, इसको आपने 0 से स्टार्ट करना है और A0 यानी 2 दफ़ा 0 0, फिर 2 दफ़ा 1 1, फिर 2 दफ़ा 0, फिर 2 दफ़ा 0, फिर 2 दफ़ा 1 और 1 1, फिर 0 0, फिर 1, फिर 1, ऐसे आपने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। इसी तरह बाकी सारा भी आपने रिप्रेजेंटेशन कर देनी है। उसके बाद 0 0 1 1, ठीक है, ये कर दिया आपने। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी दूसरी नंबर ऑफ बिट, दूसरी बाइनरी के अंदर बिट। दूसरी बिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डबल कर लो, इस सीक्वेंस का डबल कर लो। ये पीछे वाला सीक्वेंस क्या था, 2 के बाद आप बिट चेंज करें, तो अब 2 का अगर डबल करें तो क्या था, 4, यानी 4 के बाद आप चेंजिंग करेंगे, यानी पहले 4 0 आएंगे, उसके बाद 4 1 आ जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह आप फिर 4 0 4 1, तो इस तरह 4 0 फिर 4 1। ठीक है, इस तरह आपने रिप्रेजेंटेशन कर दी। अब पहली बिट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पीछे वाली को आपने किस पैटर्न के साथ सीक्वेंस दिया है, सीक्वेंस कौन सा था, 4 के बाद चेंज किया। तो यहाँ पे 4 का डबल करें, 4 का डबल क्या था, 8, तो यानी पहली 8 बिट 0 हो जाएगी, पहली 8 बिट 0 हो जाएंगी और फिर देन 1 हो जाएंगी। 8 के बाद आपने चेंजिंग करनी है। तो ये बड़ा आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। उसके बाद अब 1 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये लो। तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी बाइनरी की, ये कोड बन गया। यानी 4 हेक्साडेसिमल 4 का कोड क्या होता है, 0 1 0 1 0, ये कोड होता है 4 का, 0 1 0 0, और 0 का कोड क्या होता है, 0 0 0। अच्छा अब फर्स्ट करो मैं आपको कहता हूँ जी, मुझे जो है ना हेक्साडेसिमल के अंदर 7 का कोड लिखवाओ। 7 का कोड क्या होता है, 7 का कोड, 7 का, तो बताओ 7 का कोड क्या होता है। 7 का कोड होता है, ये देखो 7 का कोड क्या है, 0 1 1 1, यानी 7 का कोड है 0 1 1 1, ये कोड है। तो इस तरह आपको कोड पूछा जाता है, समझ आ गई। तो ये होता है दोस्तों इस तरह से हम रिप्रेजेंट, तो ये देखें ये रिप्रेजेंटेशन आपको करके दिखा रहे हैं। देखें बाइनरी के अंदर उसने रिप्रेजेंटेशन देखें जैसे मैंने करवाई आपको, वैसी सेम रिप्रेजेंटेशन है। और हेक्साडेसिमल के अंदर उसको रिप्रेजेंट करने तो कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 7 9 तक, उसके बाद A B C D E F। ठीक है, हेक्साडेसिमल एग्जाम्पल।
अब फ़र्ज़ करें आपको जो है कहा जाता है कि 8 का, ये 8 है हेक्साडेसिमल वैल्यू है, तो 8 का कोड क्या होता है। अब 8 का कोड मैं आपको दिखाता हूँ। 8 का कोड है जनाब, ये देखें 1 0 0 0, 3 दफ़ा 1 उसके बाद 3 दफ़ा 0, ये देखें 1 0 0 0, कैसा हमारा एग्जैक्ट कोड आ रहे हैं। ठीक है, तो ये टेबल बनाना, ये टेबल कैसे हम बनाते हैं ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल के साथ बता दिया। ठीक है, उसके बाद देखें नेक्स्ट ई का कोड क्या होता है। ई का कोड है 1 तो यहाँ पे देखें ई का कोड देखें 1 ये देखें 1 ये आपका ई का कोड है। तो इस तरह आप जिसका मर्जी कोड पेपर में बता सकते हैं, आपको इजीली वो पेपर में पूछेंगे कि इसका कोड बताओ, आप इजीली उसको रिप्रेजेंट कर दें। यहाँ पे आप देखें फ़र्ज़ करें उसने आपको ये वैल्यू दी है हेक्साडेसिमल के अंदर, फ़र्ज़ करें ये कहता है E85517, इसका बाइनरी के अंदर कोड लिखो। तो आप क्या करोगे, सिंपली आप पहले ई का कोड देखोगे क्या है, तो ई का कोड जो भी होगा वो लिख लोगे। उसके बाद देखोगे 8 का कोड क्या, तो 8 का कोड आपने लिख लिया, फिर से 5 का फिर वो लिख लिया, फिर 5 का फिर वो लिख लिया, फिर 1 का वो लिख लिया, फिर 7 का वो लिख लिया। तो इस तरह आपने इस पूरी हेक्साडेसिमल वैल्यू को आपने देखें बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, समझ आ गई जी। चलें जी, उसके बाद मॉड्यूल 14 के अंदर कहता है स्टोरिंग अ बिट। कहता है जो बिट होती है ना हमारी, उनको हम मेन मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। यानी जब आप कोई चीज़ रन करते हो, फ़र्ज़ करो आपने MS एक्सेल ओपन किया, तो ये MS एक्सेल कहाँ पे ओपन हुआ है, ये आपकी रैम के अंदर, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर जाके ओपन हुआ है, जिसको हम RZ मेमोरी कहते हैं, जिसमें आपकी RZ जब आपको चीज़ सिर्फ जस्ट रन किया ना MS एक्सेल, ये आपका रैम के अंदर यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर जाके ओपन हो गया, वहाँ पे जाके ये वर्क कर रहा है। जैसे ही मैं इसको क्लोज़ करूँगा तो ये फ़ौरन से रैम से हार्ड ड्राइव में वापस चला जाएगा। मेन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कहता है मेन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे करती है दोस्तों। कहता है जो आपकी मेन मेमोरी होती है ना, उसके अंदर जो टोटल हमारे पास कितनी, कहता है उसके अंदर ना एक ब्लॉक के अंदर कितनी बिट्स होती हैं टोटल, कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स, टोटल 8 जो है ना वो सेल्स होते हैं एक यानी बॉक्स के अंदर ना, इस तरह एक बॉक्स के अंदर कहता है कितने सेल्स होते हैं, 8 सेल्स होते हैं। समझ आ गई, 8 सेल्स होते हैं, और हर सेल्स के अंदर कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। ये आपने याद रख लेना कि एक बॉक्स के अंदर, रैम के एक बॉक्स के अंदर कितने सेल्स होते हैं, 8 सेल्स होते हैं, और एक सेल के अंदर कितने बिट्स होती हैं, 8 बिट होती हैं। तो इसका मतलब है 8 सेल्स के अंदर कितनी बिट्स हो गई, फिर तो एक सेल में 8 बिट हुई, तो 8 सेल्स में कितनी हुई, 256 बिट्स होती हैं। यानी इसका मतलब है 256 8 सेल के अंदर, यानी एक बॉक्स के अंदर 8 सेल होते हैं और एक सेल के अंदर 8 बिट होती हैं, और टोटल 8 सेल्स के अंदर 256 बिट्स होती हैं। तो इस तरह आपको मैंने रिप्रेजेंटेशन करके दिखा दिया। कहता है जो हमारे पास 8 सेल्स होते हैं ना, उनमें जो फर्स्ट सेल होता है ना, कहता है उसे हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, और कहता है जो सबसे लास्ट पे होती है ना सेल, उसको हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है जी। उसके बाद कहता है मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस क्या होते हैं दोस्तों, जिस तरह आपको पता है हर इंसान का अपने घर का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, ऐसे जो हमारे पास मेमोरी के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं ना, जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, उनका अपना एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। ये देखें जैसे छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं आपको नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर देखें छोटे छोटे एड्रेस लगे हुए हैं। ये देखें ये एड्रेस लगे हुए हैं, सेल 0 का ये एड्रेस है, ये देखें नीचे सेल नंबर लिखा हुआ है, कौन सा सेल है, और हर सेल के ऊपर एक स्पेसिफिक एड्रेस लगा हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद रैम क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। अब इसकी दो टाइप होती हैं, एक होती है डी रैम, एक होती है SD रैम। डी रैम क्या होती है, कहता है डायनामिक रैम। डायनामिक रैम कौन सी होती है दोस्तों, ऐसी रैम होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज के ज़रिए जो है हर एक सेकंड के अंदर बहुत दफ़ा जो है वो क्लीन करते रहते हैं, यानी उसमें डाटा रखते हैं, क्लीन करते हैं, डाटा रखते हैं, क्लीन करते हैं, डाटा एक सेकंड में बहुत दफ़ा ऐसे होता है। जबकि जो SD रैम होती है ये कौन सी होती है, सिंक्रोनस डी रैम, यानी सिंक्रोनस डायनामिक रैम होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम डाटा कुछ देर के लिए रखते हैं, ये नहीं कि एक सेकंड में बार कर दिया यानी रिमूव कर दिया। तो ये डी रैम की अपने डेफिनेशन याद कर लेनी है कि स्टोर्स बिट्स एज टीनी इलेक्ट्रिक चार्ज रिफ्रेश मैनी टाइम्स अ सेकंड, कि हम डी रैम को एक सेकंड में बहुत दफ़ा जो है वो रिफ्रेश करते हैं। जबकि जो सिंक्रोनस डी रैम होती है यूज in refresh to DRAM that applies additional techniques to decrease the time need to retrieve the contents from the memory cells। कहता है इसको मेमोरी सेल्स से डाटा को रिट्रीव करने के लिए हम जो है सिंक्रोनस डी रैम का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी डी रैम को बार बार एडिशनल टेक्निक के ज़रिए क्या करती है, उसके टाइम को डिक्रीज़ करती है, उसके रिफ़्रेश टाइम को। ठीक है, तो ये होती है SD रैम। तो इसकी डेफिनेशन बस आपने याद कर लेनी है। उसके बाद क्या था जी, कहता है मैग्नेटिक सिस्टम। मैग्नेटिक सिस्टम क्या होता है, मैग्नेटिक सिस्टम मीन मैस स्टोरेज, जिसमें हमारी एक डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क, जैसे वो आपकी DVD होती है, आप DVD को अपने सिस्टम में लगाते हो तो क्या होता है, वो घूमती है। ठीक है, तो कहता है वो जो DVD होती है ना, वो DVD हमारी मैस स्टोरेज क्या होती है, ऐसी स्टोरेज जहाँ पे डाटा स्टोर होता है परमानेंटली, जैसे आपकी USB होगी, आपकी फ्लैश ड्राइव होगी, आपकी मेमोरी कार्ड हो गया, आपकी हार्ड ड्राइव होगी, आपकी SSD होगी। तो ये कौन सी हैं, ये मैस स्टोरेज हैं, जहाँ पे आपका डाटा परमानेंट स्टोर होता है।
ठीक है, समझ आ गई। तो कहता है ये वर्क कैसे करती है। अब कहता है डीवीडी वर्क कैसे करती है। सिंपल दोस्तों, ये मैग्नेटिक डिस्क है, इसके ऊपर ना छोटे ये इस तरह ना ट्रैक, ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है ना, ये सर्कल गोल गोल, दिस इज द ट्रैक्स, इन्हें हम ट्रैक्स कहते हैं। और इसके ऊपर ना एक हेड लगा होता है जो हमारी डाटा को रीड राइट हेड, ये इसे हम कहते हैं रीड राइट हेड, जो क्या करता है हमारे डाटा को राइट या रीड करता है हमारी इस ट्रैक्स के ऊपर। ठीक है, इन ट्रैक्स के ऊपर ये जो आपको दरमियान में ये कट नजर आ रहे हैं ना, कट नजर आ रहे हैं, ये इसे हम कहते हैं सेक्टर्स। ठीक है, और एक जो ट्रैक होता है ना, यानी ये जो आपका एक पूरा सर्कल होता है, इस सर्कल के ऊपर इक्वल जो है वो सेक्टर्स, इस पूरे ट्रैक के ऊपर इक्वल जो है वो सेक्टर्स बने होते हैं, जिसके अंदर हमारा डाटा जो है वो इन ट्रैक्स के अंदर स्टोर होता है। क्या होता है, हमारी डिस्क मूव करती है, उसके बाद ये जो रीड राइट हेड है ना, ये उसके ऊपर ऐसे जैसे जैसे डिस्क नीचे से ऐसे घूमती है, तो रीड राइट हेड आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव करता है, तो जिससे क्या होता है वो हमारी डिस्क के अंदर सेव डाटा को जो है वो रीड करता है। समझ आ गई। तो इस तरह से ये वर्क होता है इनका। उसके बाद कहता है सीक टाइम। सीक टाइम क्या होता है दोस्तों, सीक टाइम ये होता है कि ये जो आपका रीड राइट हेड है, ये जो आपका रीड राइट हेड है, ये आपके ट्रैक के ऊपर जब आगे पीछे मूव करता है ना, यानी एक ट्रैक से, यानी फर्स्ट करें ये पहला ट्रैक है, ये दूसरा ट्रैक है, तो ये आपका जो रीड राइट हेड है, ये फर्स्ट ट्रैक से सेकंड ट्रैक पे जाने के लिए जितना टाइम लगाएगा ना, इसको हम कहेंगे सीक टाइम। ठीक है, उसके बाद कहता है रोटेशन डिले। रोटेशन का मतलब क्या होता है, यानी ये आपकी ये जो आपकी डिस्क है, ये जब अपनी एक दफ़ा रोटेशन पूरी कर लेगी, यानी जिस पॉइंट से इसने स्टार्ट किया था उस पॉइंट पे एक दफ़ा पूरी सर्कल अपना कंप्लीट करके वापस आ जाएगी, तो इसको हम कहते हैं एक रोटेशन कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों एक रोटेशन को कंप्लीट करने के बाद जो आप डिले लेते हैं बीच में, यानी बीच में जो वक्फा लेते हैं, उसको हम रोटेशन डिले कहते हैं। उसके बाद कहता है जी एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम क्या होता है, द सम ऑफ सीक टाइम एंड रोटेशन डिले, यानी आपको जो सीक टाइम था उसको और जो आपको रोटेशन डिले है उसको अगर इन दोनों को आपस में प्लस कर दें तो आपके पास एक्सेस टाइम आ जाता है। समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट होता है जी ट्रांसफ़र रेट। ट्रांसफ़र रेट क्या होता है, यानी आपकी एक डाटा का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने का जो वक्त होता है ना, रेट होता है कि यानी आपका फ़र्ज़ करें आपने एक बिट सेंड की, वो बिट पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ सेंड की, तो फ़र्ज़ करें एक पोजीशन है ए और एक पोजीशन आपकी बी, तो पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ जितना डाटा एक सेकंड में मूव हुआ है ना, इसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र रेट। पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ एक सेकंड में जितना डाटा ट्रांसफ़र हुआ है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र रेट। समझ आ गई। चलिए ये ट्रांसफ़र रेट हो गया। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट लेक्चर मॉड्यूल स्टार्ट हो गया, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।